हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हमें पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमें पढ़ना है और इन दोनों के बीच में एक पीरियड था जहाँ पे डिक्टेटर्स का राइज हुआ था, जैसे कि हिटलर एंड मसोलिनी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस एक सिंगल वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर हम किसी भी वॉर को तब कहते हैं, ऐसे ही नहीं वर्ल्ड वॉर हम हर एक वॉर को बोल देंगे। सिर्फ दो देशों के बीच के युद्ध को वर्ल्ड वॉर नहीं बोला जाता। वर्ल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे कई देश, बहुत सारे देश, लगभग सारे ही देश एक वॉर में जंप करने लगते हैं। तो ऐसे वॉर पूरे इतिहास में दो ही हुए हैं, एक तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 रहा है एंड एक तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 रहा है। इसके बाद में एक और पीरियड था कोल्ड वॉर का, बट उसमें एज सच कोई वॉर नहीं हुआ था। वो एक शांत वाला वॉर था, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। क्या इनके रीजंस थे, क्यों ये वॉर हुए एंड इनका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। तो 1900 की शुरुआत में हम अगर कहें तो यूरोप में कोई बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं थी। कई देश वहाँ पे क्राइसिस से गुजर रहे थे और उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट था, दुख था कि उनका देश तरक्की नहीं कर रहा है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब ऐसे सिचुएशंस पैदा होते हैं तो वहाँ पे लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की भावना, अपने देश को उन्नति या तरक्की करते हुए देखने की भावना उत्पन्न होने लगती है। एंड जो कुछ देश वहाँ पे मजबूत थे, उनके अंदर एक इम्पेरियलिज्म नाम की कैरेक्टरिस्टिक शो होने लगी। इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो देश कमज़ोर हैं उनके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना लेना। अब इससे तुम्हें याद आ रहा होगा, ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया था एंड इंडिया को कॉलोनाइज किया था। इंडिया के अलावा और भी उनकी कॉलोनीज थी एंड ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई थी उस समय। सो इम्पेरियलिज्म वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था और लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना भी वहाँ पे उत्पन्न हो रही थी। सेकेंड था रेस फॉर आर्मामेंट्स। वहाँ पे देशों के मन में एक आर्म के प्रति रेस पैदा हो रही थी, बिकॉज हर देश चाह रहा था कि हम अपनी आर्मी को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखें ताकि हम और देशों पे कब्जा कर पाएं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तीसरा, पूरा का पूरा यूरोप दो ब्लॉक्स में बट गया था। एक ब्लॉक हमारा था ट्रिपल अलायंस, जहां पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ आ गए थे एंड इसके अलावा एक और हमारा ग्रुप बन गया था ट्रिपल एंटिटी, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया का मिलकर बना था ग्रुप। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स थे एंड जहां पे भी ग्रुप्स बट जाएंगे वहां पे ऑब्वियस ही बात है एक तनाव पैदा हो जाएगा और कभी भी लड़ाई हो सकती है। एंड इसके बाद में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने कि वर्ल्ड वॉर 1 की एकदम से शुरुआत कर दी, यानी कि ये इमीडिएट कॉज बना, साराजीवो क्राइसिस। साराजीवो में आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के हायर थे, मतलब आगे जाके इनको राजा बनना था वहां, तो ये जब साराजीवो गए तो साराजीवो में इनका असैसिनेशन कर दिया गया। असैसिनेशन की डेट याद रखना, दैट वाज जून 28, 1914, ये याद रखना। अब यहाँ पे जैसे ही इनका असैसिनेशन हुआ, सारे के सारे ऑस्ट्रियन लोग भड़क गए एंड ऑस्ट्रिया ने तुरंत सर्बिया पे अटैक कर दिया। सर्बिया पे क्यों अटैक किया? बिकॉज इनका जो मर्डर था, असैसिनेशन था, एक सर्बियन पर्सन ने ही किया था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे। जैसे ही अटैक हुआ, जर्मनी सपोर्ट में आ गया ऑस्ट्रिया के, फिर सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए बैक में आ गया रशिया। जैसे ही दो देश इन्वॉल्व हुए, और भी देश धीरे धीरे यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे एंड पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में धीरे धीरे बढ़ गया। तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, रशिया का साथ देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आ गए एंड जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था ही, और भी कई देश वहां पे मिल गए। तो यहाँ पे मेनली तुम्हारा दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया वर्ल्ड। जो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वाला ग्रुप था, इसको हमने बोला अलाइड पावर एंड जो जर्मनी के साथ में जितनी कंट्रीज थी इनको हमने बोला सेंट्रल पावर्स। नाउ यहाँ पे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, इवेंट्स हमारे कोर्स में नहीं है तो उनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे दो मेन इवेंट्स तुमको मैं फिर भी बता देता हूँ। दैट इज, सबसे बड़ा इवेंट था एंट्री ऑफ यूएसए। यूएसए एक सुपर पावर है, उसके पास सबसे ज्यादा आर्म्स थे, सबसे ज्यादा हथियार थे। तो जैसे ही यूएसए की एंट्री होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये बड़ा हो जाता है वॉर। फिर इसके बाद एग्जिट ऑफ रशिया, रशिया ने हार मान लिया, रशिया पीछे हट गया। रशिया ने कहा अब हमें और लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पे मेन जो वर्चस्व था वो यूएसए का था, यूएसए काफी ज्यादा हावी हो रहा था। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ वॉर का? वॉर खत्म हुआ धीरे धीरे। तो वॉर के खत्म होते होते सारा का सारा जितना भी नुकसान हुआ था, सारा का सारा दोषी जर्मनी को बना दिया गया। एक कंट्री को सारा का सारा दोष दे दिया गया एंड उसी के ऊपर वहां पे सारा का सारा फाइन भी लाद दिया गया। तो यहाँ पे कब ये चीज हुई थी? पेरिस कॉन्फ्रेंस में जून 28, 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जबरदस्ती साइन कराई गई थी जर्मनी से। तो जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन किया एंड ये ट्रीटी में बहुत ज्यादा हैवी पनिशमेंट से, हैवी ज्यादा फाइन थे जो कि जर्मनी पे लगाए गए थे एंड ये मेन कारण था कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने की। तो इसको हम याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो इस ट्रीटी में था क्या, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जर्मनी हैड टू पे $33 बिलियन वॉर की
पनिशमेंट के तौर पे वॉर से जितना नुकसान हुआ था वो सारा सही करने के लिए जर्मनी को $33 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। कुछ और भी चीजें जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, जैसे कि जर्मनी की कोल माइंस फ्रांस को दे दी गई थी। इसके अलावा राइन वैली को डीमिलिटराइज कर दिया गया था, वहां से आर्मी हटाई गई थी जर्मनी की, और जर्मन आर्मी को लिमिट कर दिया गया था सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स तक। इससे ज्यादा सोल्जर्स जर्मनी नहीं रख सकता था। और इसके अलावा नेवी को भी रिड्यूस कर दिया गया था 15,000 मेन और 24 शिप्स तक। मतलब पहले नेवी जो उनकी काफी ज्यादा बड़ी थी उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। तो तुम सोच सकते हो कि सारा का सारा जो बर्डन है वो जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया था, जितना भी नुकसान हुआ था। नाउ इसके बाद कुछ यहाँ पे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स हुए थे वॉर के बाद में। वो क्या थे उनको देख लेते हैं। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स में हुआ ये कि यूरोप काफी ज्यादा कमजोर हो गया था वॉर के बाद, बिकॉज वॉर में आदमियों का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है काफी ज्यादा। तो इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें काफी ज्यादा हमें लॉसेस देखने को मिले, और वहीं पे यूएसए जो कि उनसे काफी दूर था वो काफी ज्यादा तरक्की कर रहा था, बिकॉज हथियार तो वही बेच रहा था, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली आगे जाके, बिकॉज इनको समझ में आ गया कि जो लड़ाइयां होती हैं उसकी वजह से नुकसान ज्यादा होते हैं। तो इन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज किया और डेमोक्रेसी में डिसाइड किया कि अब नहीं लड़ेंगे। फिर इसके बाद थर्ड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, एंड इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आगे वॉर ना हो, बिकॉज वॉर कोई अच्छी चीज नहीं होती है। हाँ, बट वो बात अलग है कि लीग ऑफ नेशंस ज्यादा कुछ कारगर नहीं साबित हुए थे बाद में, उसकी बात भी आगे करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था, प्रोहिबिशन फ्रॉम एंटरिंग इनटू सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंसेस। किसी भी कंट्री को सीक्रेट ट्रीटीज या फिर सीक्रेट अलायंसेस में इन्वॉल्व होने से रोकना था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नॉट टू मेंटेन ह्यूज आर्मीज, आर्मामेंट्स एंड वॉरशिप्स। बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी किसी देश को ना बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होने वाला था, मतलब ये रोकता किसी भी कंट्री को बड़ी आर्मी बनाने से। फिर इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव था, रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस एंड सॉल्विंग म्यूचुअल डिस्प्यूट्स इन फ्रंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस पीसफुली। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। वो बात अलग है, बाद में जाके ये फेल हो गया, इनमें से कुछ भी ये कर नहीं पाया। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। सो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ये चलता है तुम्हारा इटली में और जर्मनी में। इटली में हमारा फासिज्म हुआ था, जर्मनी में हमारा नासिज्म हुआ था। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेन हम दो आदमियों की बात करने वाले हैं। इटली में एक आदमी था मसोलिनी और जर्मनी में एक आदमी था हिटलर, इसके बारे में हम सब जानते हैं। सो इटली और जर्मनी की हालत थोड़ा थोड़ा एक जैसी थी वॉर के बाद। दोनों ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, दोनों में डिसअपॉइंटमेंट था, एंड यही कॉज हुआ फासिज्म और नासिज्म के राइज का। यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज के लोगों में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, डिसकंटेंट था रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ऑल्सो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला, लोगों के पास वहां पे जॉब नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। वहां पे खाने की कमी हो गई थी। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसअपॉइंट होंगे। उन्हें कोई ऐसा नेता चाहिए होगा, लीडर चाहिए होगा जो उनके देश को तरक्की की राह पे लेके जाए। तो यहाँ पे अगला एक और था, फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। रशिया में उस समय जो यूएसएसआर था वहां पे कम्युनिज्म फैल रहा था, तो कम्युनिज्म से बचने के लिए ये भी एक फियर था कि हमारे देश में कहीं कम्युनिज्म चालू ना हो जाए। तो ये चीज थी। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस का फेलियर भी एक बड़ा रीजन था, एंड इसकी वजह से भी फासिज्म और नासिज्म का राइज हुआ। बेसिकली ये दोनों चीजें हैं क्या, ये एक्चुअली डिक्टेटरशिप्स हैं अलग अलग देश में। दीज बोथ आर डिक्टेटरशिप्स। एंड जो फासिज्म है, फासिज्म बेसिकली हम राइज ऑफ पावर ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन की पावर के राइज को, जो कि डिक्टेटरशिप होती है, इसको बोलते हैं। ये इटली में हुआ था। एंड नासिज्म एक नाजी पार्टी थी जो कि हिटलर की पार्टी थी, एंड नासिज्म हम उसी पार्टी की फिलॉसफी को या हिटलर की फिलॉसफी को बोलते हैं। सो ये दोनों ही राइज हुए इटली और जर्मनी में। सो आई होप यहाँ पे तुम्हें रीजन समझ में आ गया। मेन जो रीजन था वो यही था, डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इतना ज्यादा हैवी फाइन लाद दिया गया था जर्मनी के ऊपर, एंड जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ उन दोनों देशों का, इटली और जर्मनी दोनों का। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दोनों में ही कुछ सिमिलैरिटीज थी, इनकी बात कर लेते हैं। सो सिमिलैरिटी क्या थी, इनको देखो। देयर वॉज अ फेथ इन टोटलिटेरियन रूल, मतलब ये चाहते थे कि एक पर्सन का रूल हो, वही डिसाइड करे कि पूरे देश को क्या करना है। तो एक पर्सन का रूल, डिक्टेटरशिप, इसके बारे में मतलब इसी के ऊपर इन दोनों सबको फेथ था। तो ये तुम्हारा एक सिमिलैरिटी होगी दोनों में, नासिज्म और फासिज्म में। एंड सेकेंड फिलॉसफी ये है
दैट स्टेट इज सुप्रीम एंड इट कैन सप्रेस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, जो कि डेमोक्रेसी से एकदम अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं, ये हर एक पर्सन के होते हैं, तुम किसी भी पर्सन का राइट सप्रेस नहीं कर सकते देश के नाम पे। बट डिक्टेटरशिप क्या कहती है, स्टेट इज सुप्रीम, एंड स्टेट का मतलब क्या, वही डिक्टेटर। स्टेट का मतलब क्या है, वहां पे देश की बात नहीं हो रही है, वहां पे डिक्टेटर की बात हो रही है कि डिक्टेटर ही देश है, देश ही डिक्टेटर है। तो वही चीज है, स्टेट इज सुप्रीम, जो वो कहेगा अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो बचोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो डिक्टेटरशिप में यही होता है। नाउ नेक्स्ट, अगला, वन पार्टी एंड वन लीडर। तो वही चीज है, एक पार्टी होगी, एक ही रूल होगा, जैसा कि कई कंट्रीज में तुम्हें देखने को मिलता है। अपने पड़ोस में ही एक बड़ी कंट्री है, उसमें भी यही है। नाउ, बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये कीवर्ड है। एग्रेसिव, किसी भी चीज में एग्रेशन जब आ जाता है, नेशनलिज्म भी जब एग्रेसिव हो जाता है, इंपीरियलिज्म भी जब एग्रेसिव हो जाता है, तुम चाहो कि मेरा ही देश सब तरफ फैल जाए, हर एक जमीन मेरे देश की ही हो, तो ये बहुत गलत चीज है। एग्रेसिव जब भी जुड़ जाता है ना किसी चीज के साथ, बहुत ही खराब होता है। देखो जर्मनी के साथ क्या हुआ, तो किसी भी देश को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपके पास जितनी जमीन है, आपके अंदर जितने लोग हैं, उनके साथ पीसफुली रहो। क्या जरूरत है किसी दूसरे के देश पे कब्जा करने की, सीधी सी बात है। तो वही चीज है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, टू अपहोल्ड नेशनलिस्टिक एंटी कम्युनिस्ट, ये जो समय यूएसएसआर में कम्युनिज्म था उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं पीपल थे, लोग नहीं चाहते थे उनके अंदर देश में कम्युनिज्म चालू हो। एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी से भी वो खिलाफ थे, बिकॉज उन्होंने देखा था डेमोक्रेसी वो नहीं चाह रहे थे, वो सोचते थे डेमोक्रेसी वीक होती है, इसीलिए वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग लीडर उनकी कंट्री को लीड करे। एंड वही स्ट्रॉन्ग लीडर हिटलर निकल के आ गया, एंड इटली में मसोलिनी निकल के आ गया। तो वही है, लोग जब निराश होते हैं तो गलत सलत फैसले भी लेते हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें बाद में देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे काफी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन था लोगों के मन में रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। सो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने काफी ज्यादा हैवी फाइन्स इंपोज किए थे जर्मनी के ऊपर, एंड जर्मनी के लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे, निराश थे इस चीज को लेके। वहाँ काफी ज्यादा कमी हो गई थी फूड की, और लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट था, जॉब नहीं था। तो यहाँ पे जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन दिस ट्रीटी। जर्मनी ने खुद से नहीं साइन किया था, उसको फोर्स किया गया था कि आप साइन करो, सारा का सारा पैसा भरो। और यहाँ पे उनकी कॉलोनीज भी वापस ले ली गई थी, और इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था टू बेनिफिट पोलैंड, ताकि पोलैंड को बेनिफिट हो। इसके अलावा जर्मनी की यहाँ पे मिलिट्री पावर भी कम कर दी गई थी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उसकी मिलिट्री पावर कम कर दी गई थी, 1 लाख आर्मी, और यहाँ पे नेवी में सिर्फ 24 शिप्स ही अलाउड थी। सो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी जर्मनी के ऊपर, एंड जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों में काफी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन था। नाउ इसके बाद अगला है राइज ऑफ फासिज्म एंड नासिज्म। तो इसके बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इटली में और जर्मनी में लोगों के मन में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, काफी ज्यादा गुस्सा था, जिसको लेके वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हेट करने लगे थे, और उन्हें चाहिए था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो जो उनकी कंट्री को आगे लेके जाए और उन लोगों की बात रख पाए स्ट्रांगली। तो इसीलिए हिटलर और मसोलिनी का राइज हुआ इन दोनों कंट्रीज में, एंड ये भी एक बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने का। इसके बाद पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब ये होता है किसी को खुश रखना, मतलब खुश करने की कोशिश करना। सो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तो बेसिकली दिस इज अ थिंग टू एक्सेप्ट हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। मतलब किसी एग्रेसिव नेशन की हॉस्टाइल डिमांड्स को भी, जो तुम्हें पता है गलत है, लेकिन फिर भी तुम मान रहे हो ताकि चलो ठीक है शांति रहे। तो इसीलिए जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ था, एंड धीरे धीरे ब्रिटेन एंड फ्रांस ने ये रियलाइज किया कि ज्यादा ही हमने फाइन लाद दिया है जर्मनी के ऊपर, और वहां के लोग खुश नहीं है इस चीज से। तो इसीलिए ब्रिटेन एंड फ्रांस ने इस पॉलिसी को फॉलो किया और सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा राहत दे देते हैं जर्मनी को। सो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स डिक्टेटर कंट्रीज। डिक्टेटर कंट्रीज उन्हें पता है कि हाँ ये नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हॉस्टाइल डिमांड्स को उन्होंने माना, चलो ठीक है तुम खुश रहो लेकिन पीस में रहो। यहाँ पे जर्मनी और इटली को इन्होंने अलाउ कर दिया टू रीआर्म, मतलब इन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि तुम अपनी आर्मी फिर से बढ़ा सकते हो, दोबारा से अपनी आर्मी को मजबूत कर सकते हो, और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो जर्मनी और इटली ने क्या किया, अपनी आर्मी को बढ़ाना चालू कर दिया, एंड इधर जर्मनी स्ट्रांग होता गया और ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। सो इधर जर्मनी अपनी आर्मी बढ़ाता रहा और इटली अपनी आर्मी बढ़ाता रहा, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के दूसरे कोने में जो ये जापान है, जापान का एक अलग अपना दिमाग चल रहा था, वो भी अपना एम्पायर एक्सपैंड करना चाह रहा था। तो
तो जापान ने क्या किया, जापान वांटेड टू एक्सपैंड, अपनी कंट्री का वो एरिया बढ़ाना चाहता था और दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहता था। तो जापान उधर स्टार्ट करने लगा वॉर विद चाइना इन 1931। अब ये वॉर एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था। तो यहाँ पे जापान ने ज्वाइन किया बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस, एंड बेसिकली ये भी इसीलिए किया था ताकि वो यूरोप में अपनी पकड़ बना सके। इसके बाद जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशंस, जापान ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। लीग ऑफ नेशंस जापान को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉलोनीज इन चाइना। अच्छा, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इसको रोका नहीं ताकि चाइना को हम कंट्रोल में रख सकें। तो कहीं ना कहीं जापान को इन्होंने ही अलाउ किया, मतलब कुछ किया नहीं जापान के खिलाफ कि जापान जाओ तुम चाइना पे कब्जा करो बैठ के। चाइना को इसी तरह से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। अब यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ पूरी तरह से, वो किसी को रोक ही नहीं पा रहा था लड़ने से, तो सारे देश फिर से लड़ने लगे। तो यूएसए डिड नॉट ज्वाइन, यूएसए ने ज्वाइन ही नहीं किया था लीग ऑफ नेशंस, जिसकी वजह से कोई देश काबू में नहीं रहा। एंड दूसरा रीजन ये भी है कि लीग ऑफ नेशंस कुछ कर ही नहीं पाया कई केसेस में। कई देश एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर रहे थे बट लीग ऑफ नेशंस ने कुछ वहां पे किया ही नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन था लीग ऑफ नेशन के फेलियर का, जिसके लिए उस चीज को बनाया गया था वो काम ही नहीं कर पाया। फिर इसके बाद अगला एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हुई वो था हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा किया। देखो दिक्कत ये आ रही थी, जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पोलैंड एक्चुअली बीच में पड़ रहा था और जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और मेन जर्मनी में 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो हिटलर ने क्या किया, वापस से पोलैंड पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे इमीडिएट कॉज यही था दैट ऑन सितंबर 1, 1939 जर्मन आर्मीज मार्च्ड इनटू पोलैंड। तो यहाँ पे सितंबर 1, 1939 में जर्मन आर्मी पोलैंड पे जाती है और वहां कब्जा कर लेती है। और ये देखते ही फ्रांस और ब्रिटेन ने सितंबर 3 को, यानी कि 2 दिन बाद, मतलब दूसरे दिन जर्मनी पे अटैक कर दिया। एंड ये अटैक चलता रहा और ये लड़ाई चलती रही धीरे धीरे 1 साल और तक। 39 से 40 तक गवर्नमेंट वॉर एक चलता रहा। बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं थी बट धीरे धीरे वॉर होता रहा। तो एक तरफ तो यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, इनका वॉर यहाँ पे चल रहा था। लेकिन सेम टाइम पे जापान भी चुप नहीं बैठा था, जापान अपना खेल कर रहा था। और जापान ने क्या किया, अब यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कभी भी कोई पार्ट नहीं लिया था, उसने अपने आप को पीछे रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेने से। लेकिन उसका एक जो नेवल फ्लीट है हवाई आइलैंड्स पे पर्ल हार्बर पे तैनात था। अब जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया जहां पे यूएसए का नेवल फ्लीट तैनात था। तो यूएसए की नेवी तबाह कर दी जापान ने, लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया। अब इसके रिटर्न में अमेरिका ने क्या किया, अगर तुम लोगों ने ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो तुम लोग समझ पा रहे हो क्या अमेरिका ने किया होगा। अमेरिका ने यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी हिरोशिमा और नागासाकी पे। कितने साल लगे, 1941 के अटैक का बदला अमेरिका ने 1945 में लिया। इतने साल बाद अमेरिका ने यहाँ पे एटम बम गिरा दिए हिरोशिमा और नागासाकी पे। डेट्स यहाँ पे याद रखेंगे बिकॉज डेट्स हो सकता है एग्जाम में तुमसे पूछ ली जाए एमसीक्यू फॉर्म में। सो यहाँ पे ऑन August 6, 1945 the first atomic bomb was dropped at Hiroshima and on August 9, 1945 August 9 पे 3 दिन के बाद another bomb was dropped on Nagasaki। नागासाकी पे दूसरा बॉम्ब गिराया गया। और पहला बॉम्ब गिरने के बाद भी जापान ने हार नहीं मानी थी। जब सेकेंड बॉम्ब गिराया गया तब जाके जापान ने अपनी फाइनली हार मानी और ऑन September 2, 1945 जापान सरेंडर्ड। 2 सितंबर को जापान ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो अगस्त 9 को बॉम्ब गिराया गया और सरेंडर जापान ने कब किया, सितंबर 2 को। तो ये है फाइनली तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। सो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, इस वॉर के फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, द डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स डिफीट हो गई। और इन कंट्रीज के हारने के बाद इन कंट्रीज का हुआ क्या, जर्मनी के साथ ये हुआ दैट जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू जोन्स। जर्मनी को कई हिस्सों में बांट दिया गया, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। एंड हर एक हिस्से को उस कंट्री को दे दिया गया जो कि तुम्हारी जीतने वाली कंट्रीज थी। एंड बेसिकली अंडर द आर्मी ऑफ ईच ऑफ द अलाइड फोर्सेस। और इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज थी इटली एंड जापान, इनको डिवाइड नहीं किया गया बट वॉर के बाद ये काफी ज्यादा वीक हो गई थी। सो इसीलिए अमेरिकन आर्मी जापान में तो रही 1952 तक। आफ्टर दिस, बेसिकली यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बट आफ्टर दिस जो अमेरिकन आर्मीज थी उन्होंने जापान को छोड़ दिया और वहां पे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई। और जितना भी लैंड एरिया जापान ने कब्जा किया था तो उसको भी वापस ले लिया गया। अब इसके बाद एक और चीज हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ये जो संस्था थी ये लीग ऑफ नेशंस से ज्यादा मजबूत थी। एंड इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, 3 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूएसएसआर के प्रीमियर वहां पे थे। तो रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये 3 पर्सन्स थे। इन्होंने एक मीटिंग की। ये मीटिंग हुई थी याल्टा में इन February 1945। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ
तब इन तीनों ने मीटिंग की और इन्होंने एक प्रपोजल रखा और इसकी वजह से तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। और ये फॉर्मेशन कब हुआ? अक्टूबर 24, 1945 में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसी का तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, तो ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो को बताया था, यहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब कोल्ड वॉर एक ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं जहाँ पे रियलिटी में तो कोई वॉर नहीं हो रहा, आर्म्स की मदद से या हथियारों की मदद से देयर इज नो वॉर, कोई यहाँ पे वॉर नहीं है उस तरह का, लेकिन फिर भी वॉर चल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट गया। एक तुम्हारा वो ब्लॉक था जो यूएसए के साथ था या अमेरिका के साथ था, और एक ब्लॉक तुम्हारा यूएसएसआर के साथ, जो अब रशिया है, उस समय उसको यूएसएसआर बोलते थे या सोवियत संघ बोलते थे। कई कंट्रीज वहां पे जुड़ी हुई थी, बट अब वो ब्रेक हो गया है और वहां पे रशियन कंट्री अब सिर्फ है। तो ये अलग एक ब्लॉक था, इनका अलग एक ब्लॉक चल रहा था। जो कंट्रीज इनके साथ थी वहां पे कैपिटलिज्म था, और रशिया में क्योंकि कम्युनिज्म था तो कम्युनिस्ट कंट्रीज सारी की सारी इनके साथ थी। कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो कम्युनिस्ट थी बट रशिया के साथ नहीं थी, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड काफी समय तक दो हिस्सों में डिवाइडेड रहा। अमेरिका के साथ कौन सी कंट्रीज थी? दोज वर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ग्रीस, पाकिस्तान, तुर्की एक्सेट्रा। और यूएसएसआर के साथ में यहाँ पे तुम देख सकते हो बाय 1948 पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में, बल्गेरिया एंड चेकोस्लोवाकिया जो कि अब चेक रिपब्लिक है, इसके अंदर तुम्हारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं। तो ये रशिया के साथ थे। और दो और कंट्रीज हैं, यूगोस्लाविया और अल्बानिया, इनमें भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बट कहते हैं कि ये साथ में नहीं है। इन दोनों ब्लॉक्स में बट गया था पूरा वर्ल्ड जब कोल्ड वॉर चल रहा था। सो ये है तुम्हारी पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री। सो आई होप ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री तुम लोग को समझ में आई होगी। एंड बेसिकली तुम्हारा कंप्लीट जो सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो यही है। सो आई होप इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें तुम लोग को बताई हूँ सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है एंड ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बेशक तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो।